हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एग्ज़ाम रिजल्ट पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का हिस्ट्री। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी बुक का जो एमसीक्यू क्वेश्चंस दिया हुआ है वो सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके सामने आज लेकर आया हूँ, जो कि है क्लास 7th का हिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें जितने भी चैप्टर वाइज एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दिया हुआ है वो सभी प्रश्न आज हम इस वीडियो में देखेंगे। यानी आप जानते हैं कि क्लास 7th में का जो हिस्ट्री है इसमें टोटल 9 चैप्टर है। कितने चैप्टर हो? 9 चैप्टर है। और इसमें जितने भी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिया हुआ है वो सभी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का आज हम एक एक करके चर्चा करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 9 तक। फिर आपको हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आज पढ़ेंगे क्लास 7th का हिस्ट्री है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक। एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपसे यह मैं कहना चाहता हूं कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरुआत करते हैं पहला चैप्टर का पहला प्रश्न से। पहला चैप्टर का पहला प्रश्न, आप जानते हैं कि हिस्ट्री का पहला चैप्टर का नाम है कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, पहला चैप्टर का नाम है कब, कहाँ और कैसे। तो आइए इस चैप्टर का पहला प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने यह है। पहला प्रश्न कहता है कि प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, यह पहला चैप्टर का पहला प्रश्न कह रहा है। तो आप जानते हैं कि विज्ञान के सिद्धांतों को हम क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकी कहते हैं। विज्ञान के सिद्धांतों को क्या कहा जाता है? प्रौद्योगिकी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान का सिद्धांतों का उपयोग। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने ये रहा। प्रश्न नंबर 2 है, सिंचाई के लिए आजकल कौन कौन से साधन उपयोग किए जाते हैं। तो आप जानते हैं कि सिंचाई के लिए आजकल पंप और नलकूप, कुएं और तालाब, नहर और पईन, ये सभी जो है ना सिंचाई के साधन का उपयोग है। ठीक है, तो इन सभी का उपयोग हम लोग क्या करते हैं? सिंचाई के रूप में करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने। प्रश्न नंबर 3 है कि मध्यकाल में किस प्रकार का भोजन प्रमुख था। तो मध्यकाल में चावल और रोटी प्रमुख भोजन था। किस समय? तो मध्यकाल में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, चावल और रोटी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मध्यकाल में हिंदू पुरुष किस वस्त्र का उपयोग करते थे। तो मध्यकाल में हिंदू पुरुष जो थे वह धोती का प्रयोग करते थे। ठीक है, धोती का प्रयोग करते थे। किस वस्त्र का प्रयोग करते थे? तो धोती का। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, धोती। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मध्यकाल में मुसलमान पुरुषों का प्रमुख वस्त्र क्या था। तो हिंदू लोग जो है ना वो धोती पहनते थे, और मुसलमानों का वस्त्र क्या था? तो यह था लुंगी। ठीक है, क्या पहनता था मुसलमान लोग? तो लुंगी पहनता था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लुंगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत अतीत से संसार के लिए आकर्षण का केंद्र क्यों रहा। भारत प्राचीन काल से ही संसार के लिए आकर्षण का केंद्र क्यों रहा? इसका कारण क्या था? इसका कारण था योग और तपस्या। योग और तपस्या के कारण ही हमारा भारत जो था अतीत से ही, यानी प्राचीन काल से ही संसार के लिए आकर्षण का केंद्र था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 7 है कि भारत के किस धार्मिक अनुष्ठान में तुलसी और गंगा जल का उपयोग होता है। भारत के किस अनुष्ठान में तुलसी और गंगा जल का उपयोग होता है? तो यह हो जाएगा मृत्यु संस्कार। मृत्यु संस्कार में तुलसी और गंगा जल का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मृत्यु संस्कार। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, गंगा नदी का क्या विशेष गुण है। तो गंगा नदी का जल जो है ना हमेशा शुद्ध रहता है, इसका यही विशेष गुण है।
उसका जल हमेशा शुद्ध रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, उसका जल हमेशा शुद्ध रहता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है कि भारत में कौन सा धर्म सबसे पहले व्यापार के माध्यम से आया। तो आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहले धर्म जो है ना व्यापार के माध्यम से आने वाला यह था इस्लाम धर्म। ठीक है, इस्लाम धर्म ही भारत में सबसे पहले व्यापार के माध्यम से आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा इस्लाम। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है। हवन में किस सामग्री का उपयोग होता है। तो हवन में आप जानते हैं कि धूप और घी का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी धूप और घी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है कि हिंदू धर्म के किस संप्रदाय में शिव की पूजा की जाती है। तो हिंदू धर्म के शैव धर्म के मानने वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, शिव की पूजा करते हैं। ठीक है, शिव की पूजा करने वाले लोग को क्या कहते हैं, शैव कहते हैं। ठीक है, तो हिंदू धर्म के किस संप्रदाय के लोग शिव की पूजा करते हैं, तो शैव धर्म के। ठीक है, शैव धर्म के समुदाय के लोग जो होते हैं वह शिव की पूजा करते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी शैव। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, शक्ति की पूजा किस संप्रदाय की जाती है। शक्ति की पूजा किस संप्रदाय में की जाती है, तो यह होता है शाक्त संप्रदाय में शक्ति की पूजा की जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी शाक्त। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है। किस संप्रदाय में राम और कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है। तो यह है वैष्णव संप्रदाय में राम और कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वैष्णव। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने कि भारत में सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो भारत में सिक्कों के अध्ययन को न्यूमेस्मेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूमेस्मेटिक्स। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है कि भारत में सबसे पहले कागज़ का उपयोग कहाँ शुरू हुआ। तो भारत में सबसे पहले कागज़ का शुरुआत जो है यह 13वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, 13वीं शताब्दी में। कब शुरू हुआ था, तो 13वीं शताब्दी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि गंगा यमुना संस्कृति का अर्थ क्या है। तो गंगा यमुना संस्कृति का अर्थ होता है दो संस्कृतियों का मिलन। दो संस्कृतियों का मिलन गंगा यमुना संस्कृति का अर्थ होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है कि 8वीं शताब्दी के आसपास भारत का नाम किस रूप में जाना जाने लगा था। तो यह है हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान। 8वीं शताब्दी के आसपास भारत का नाम किस रूप में जाने लगा था, तो हिंदुस्तान के नाम से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है कि 13वीं शताब्दी में भारत में किसका शासन स्थापित हुआ। तो 13वीं शताब्दी में भारत में जो है यह तुर्कों का शासन स्थापित हुआ था। किसका, तुर्कों का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने। प्रश्न नंबर 19 है कि मध्यकाल के अध्ययन के लिए कौन सा स्रोत प्रमुख है। तो मध्यकाल के अध्ययन के लिए यह आपका सिक्के, अभिलेख, पांडुलिपि, ये सभी के माध्यम से हम मध्यकाल के स्रोत को जान सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। मध्यकाल के अध्ययन को जानने, मध्यकाल में क्या था उसका स्रोत जानने के लिए हम किसका अध्ययन करते हैं, तो सिक्का से भी पता लग सकता है। अभिलेख को देखकर, अभिलेख को पढ़कर, पांडुलिपि को पढ़कर, और इसमें से जितने भी है सिक्का, अभिलेख, पांडुलिपि, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मध्यकाल में अध्ययन का ये स्रोत था सिक्का, अभिलेख, पांडुलिपि। तो इस तरह से ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है आपके सामने। अभिलेखों को सुरक्षित रखने के स्थान को क्या कहा जाता है। तो इसको कहते हैं अभिलेखागार। ठीक है, क्या कहते हैं, अभिलेखागार कहते हैं अभिलेखों को सुरक्षित रखने के स्थान को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने है
इतिहासकार किस तरह से एक ही घटना के विभिन्न मतों का विश्लेषण करते हैं? तो यह करता है तिथि और स्रोत के अनुसार। तिथि और स्रोत के अनुसार इतिहासकार एक ही घटना के विभिन्न मतों का विश्लेषण करता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, तिथि और स्रोत के अनुसार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 है कि 16वीं सदी की शुरुआत में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करने वाला यह था आपका बाबर। किसने किया था 16वीं सदी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग? तो क्या होगा? बाबर। ठीक है, बाबर होगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, तबकात ए नासरी किसने लिखा था? तो तबकात ए नासरी लिखने वाला ये था मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उज सिराज यह था तबकात ए नासरी नामक पुस्तक लिखने वाला। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, मिनहाज उस सिराज। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा आप जानते हैं कि बिहार के सासाराम में है। ठीक है, बिहार के सासाराम में क्या है? शेर शाह का मकबरा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 आपके सामने है कि कागज़ का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा चीन। चीन में ही सबसे पहले कागज़ का आविष्कार हुआ था। ठीक है, तो कागज़ का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 है आपके सामने कि वस्त्र उद्योग में किस तकनीकी सुधार से सूत काटने की प्रक्रिया तेज हुई? तो यह हुआ था चरखा। चरखा आ जाने से क्या हुआ कि वस्त्र उद्योग में तकनीकी सुधार की प्रक्रिया तेज हुआ था। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 27 है कि भारत में व्यापार के साथ साथ कौन सा धर्म लाया गया था? आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहले धर्म आने वाला था इस्लाम धर्म था। ठीक है, तो भारत में व्यापार के साथ कौन सा धर्म लाया गया? तो यह था इस्लाम धर्म। ठीक है, कौन सा धर्म था? इस्लाम धर्म। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 28 है कि मध्यकाल में किसानों द्वारा खेती के लिए कौन सा यंत्र प्रचलित था? तो यह था रहट। ठीक है, किसका उपयोग करता था लोग? रहट का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, भारत में सबसे पहले मस्जिद कहाँ बनाई गई? तो यह बनाया गया था केरल में। कहाँ बनाया गया था? केरल में सबसे पहले मस्जिद बनाई गई थी भारत में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 है। प्रश्न नंबर 30 आपके सामने है कि भारत में इस्लाम धर्म का आगमन किसके साथ हुआ? तो यह व्यापारियों के साथ हुआ था। ठीक है, इस्लाम धर्म व्यापारियों के माध्यम से ही आया था और इसकी शुरुआत भी, इस्लाम धर्म का शुरुआत भी किसके माध्यम से हुआ था? कौन लाया था? तो व्यापारियों के साथ ही लाया गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यापारियों के साथ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 आपके सामने है कि मध्यकाल में हिंदू और मुसलमानों के बीच कौन सा भेद धीरे धीरे कम हुआ? तो यह हुआ था वस्त्र पहनावा में, क्योंकि हिंदू धर्म के लोग जो है ना, यह धोती पहनता था और मुस्लिम लोग संप्रदाय के लोग लुंगी पहनता था। तो इन दोनों के बीच में मतभेद जो है ना धीरे धीरे कम हुआ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 आपके सामने है कि बाबर के आने के बाद भारत में किस वंश की स्थापना हुआ था? तो देखिए, बाबर जो है ना, यह मुगल वंश का संस्थापक है। ठीक है, याद रखिएगा, बाबर जब भारत आया था तो किस वंश का स्थापना किया था? तो मुगल वंश का। याद रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 33 है आपके सामने कि मध्यकाल में राजाओं के दरबार में लिखने का काम किस समुदाय ने किया? तो यह करने वाला था कायस्थ समुदाय। ठीक है, मध्यकाल में राजा के दरबार में लिखने का काम कौन करता था? तो यह करता था कायस्थ। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 आपके सामने, 13वीं शताब्दी में लिखे गए अभिलेख का प्रमुख स्रोत क्या था? तो ये इसका था कागज। 13वीं शताब्दी में जो अभिलेख लिखा गया था उसका प्रमुख स्रोत था कागज। याद रखिएगा,
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 35 है कि भारत में गंगा यमुनी संस्कृति का विकास किस काल में हुआ था? तो यह हुआ था मध्यकाल में। किस काल में हुआ था? मध्यकाल में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 36 आपके सामने प्रश्न नंबर 36 है कि मध्यकाल में किन व्यापारियों का भारत में आना जाना हुआ था? तो यह हुआ था अरब का। ठीक है, भारत मध्यकाल में किन व्यापारियों का भारत में आना जाना हुआ था? तो अरबों का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरब। अगले प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 37 आपके सामने है कि मध्यकाल में सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? तो यह था आपका गंगा। ठीक है, क्या था? गंगा था। अगले प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 38 आपके सामने प्रश्न नंबर 38 है कि किस धर्म में एक ही ईश्वर में विश्वास किया जाता है? तो यह था इस्लाम धर्म। ठीक है, इस्लाम धर्म जो है ना वो सिर्फ अपने ही धर्म में विश्वास करता है, सिर्फ अल्लाह ही अकबर में विश्वास करता है। तो इस्लाम धर्म में एक ही ईश्वर में लोग विश्वास करते हैं। ठीक है, तो किस धर्म में एक ही ईश्वर की विश्वास किया जाता है? तो यह है इस्लाम धर्म। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 39 है कि सिक्कों के माध्यम से किसको पता लगाया जा सकता है? तो सिक्कों के माध्यम से जो है ना यह शासक का तिथि क्रम। ठीक है, शासक का तिथि क्रम कि कौन सा शासक कितने सालों तक राज किया था, तो उसका तिथि क्रम जो है ना शासक का शासन करने का तिथि क्रम जो है यह सिक्कों के माध्यम से लगाया जा सकता था, शासक का तिथि क्रम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 40 है और ये लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का कि किसके शासनकाल को हिंदुस्तान के लिए स्वर्ण युग माना जाता है? तो यह था शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को हिंदुस्तान के लिए स्वर्ण युग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्वर्ण युग। परीक्षा में प्रश्न इस तरह से बना जाएगा कि स्वर्ण युग किसके शासनकाल को माना जाता था, माना गया है? तो यह हो जाएगा शाहजहां का। ठीक है, क्या हो जाएगा? शाहजहां। अगले प्रश्न की अब यहाँ पर अगला चैप्टर आपके सामने रहा। ये अगला चैप्टर है क्लास 7th का हिस्ट्री है। अगला चैप्टर है आपका नए राज्य एवं राजाओं का उदय। यह चैप्टर अगला है आपका सेकेंड चैप्टर नए राज्य एवं राजाओं का उदय। आप पढ़ रहे हैं क्लास 7th का हिस्ट्री चैप्टर 2। चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके सामने, पृथ्वीराज किस राज्य का राजा था? पृथ्वीराज किस राज्य का राजा था? तो यह था दिल्ली का। पृथ्वीराज किस राज्य का राजा था? तो दिल्ली। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, पृथ्वीराज के समकालीन प्रमुख राजा कौन थे? तो यह था जयचंद। जयचंद था। पृथ्वीराज के समकालीन प्रमुख राजा कौन थे? जयचंद था। अगले प्रश्न नंबर 3 आपके सामने, उस समय की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? तो उस समय की राजनीतिक स्थिति द्वेषपूर्ण था। कैसा था? द्वेषपूर्ण था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, उपाधि का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है सामंतों को दी जाने वाली पदवी। सामंतों को दी जाने वाली पदवी का मतलब का अर्थ था उपाधि। ठीक है, उपाधि का अर्थ होता था सामंतों को दी जाने वाली पद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने, गुर्जर प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट के पतन का प्रमुख कारण क्या था? ये दो राजवंश था, गुर्जर प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट। इस दोनों का पतन का कारण था कन्नौज के लिए निरंतर युद्ध। कन्नौज के लिए निरंतर युद्ध ही इन दोनों वंश का पतन का कारण था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने। प्रश्न नंबर 6 है, सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह आपका है गुजरात में। याद रखिएगा, सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने, महमूद गजनबी ने के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? महमूद गजनबी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था यह लूटपाट करना। उसका एक ही मंशा था, भारत में लूटपाट करना। मोहम्मद गजनबी का उसका उद्देश्य था लूटपाट करना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि राजेंद्र चोल ने गंगा नदी तक क्यों अभियान चलाया? तो इसका कारण था राज्य विस्तार करना। ठीक है, राज्य विस्तार करने के लिए ही राजेंद्र चोल ने गंगा नदी तक अपना क्या चलाया था? अभियान चलाया था राज्य विस्तार के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है
कि चोलकालीन प्रशासन की तुलना आज की प्रशासनिक व्यवस्था से कैसे की जा सकती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा समानता और विभिन्नता दोनों के माध्यम से हम चोलकालीन प्रशासन की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 10 है, किस राजा ने पाल वंश की स्थापना किया था। तो पाल वंश का स्थापना करने वाला यह राजा था गोपाल। याद रखिएगा, पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। याद रखिएगा, पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि कनौज किस वजह से 3 शक्तियों के संघर्ष का केंद्र बना। कनौज किस वजह से 3 शक्तियों के संघर्ष का केंद्र बना। तो इसका कारण था व्यापारिक महत्व। व्यापारिक महत्व के वजह से ही कनौज 3 शक्तियों के संघर्ष का केंद्र बना। ठीक है, अगले प्रश्न नंबर 12 आपके सामने। प्रश्न नंबर 12 है कि महमूद गजनबी की सफलता का मुख्य कारण क्या था। तो इसका कारण था भारतीय राजाओं की आपसी फूट। भारतीय राजाओं की आपसी फूट के कारण ही महमूद गजनबी ने भारत में अधिक लूटपाट किया था। तो इसका कारण था भारतीय राजाओं की आपसी में फूट होना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने। प्रश्न नंबर 13 है कि सामंतवाद का उदय कब हुआ। तो सामंतवाद का उदय यह हुआ था 7वीं से 12वीं शताब्दी। 7वीं से 12वीं शताब्दी में सामंतवाद का उदय हुआ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने कि सामंतवाद में पराजित राजा क्या कहलाता था। तो यह कहलाता था सामंत। क्या कहलाता था? सामंत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है कि तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य अंतर आज के प्रशासनिक व्यवस्था से क्या था। तो यह था आपका प्रजातंत्र और राजतंत्र। ठीक है, इसका ये दोनों का अंतर यह थे, प्रजातंत्र और राजतंत्र। यानी पहले क्या था? पहले था राजतंत्र, राजा लोग ही शासन चलाते थे, प्रशासनिक शासन। लेकिन अभी जो है ना क्या चलता है? प्रजातंत्र चलता है। ठीक है, तो तत्कालिक प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य अंतर जो है ना प्रजातंत्र और राजतंत्र है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने यह रहा कि किसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाला यह था मोहम्मद गौरी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाला मोहम्मद गौरी। अगला प्रश्न नंबर 17, चोल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। यह था राजराज प्रथम था। चोल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक यह था राजराज प्रथम। अगला प्रश्न नंबर 18 आपके सामने। चोल साम्राज्य की राजधानी का नाम क्या था। यह नाम था तंजौर। चोल साम्राज्य की राजधानी का नाम तंजौर। अगले प्रश्न नंबर 19 आपके सामने। चोल साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था। यह था आपका श्रीलंका तक। ठीक है, श्रीलंका तक था चोल साम्राज्य का विस्तार। अगला प्रश्न नंबर 20 आपके सामने। तत्कालीन राजस्व प्रणाली में कर का प्रमुख स्रोत क्या था। यह था आपका भूमि का उपज। क्या था? भूमि का उपज था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21, राजा के निजी सचिव को क्या कहा जाता है। तो कहा जाता था इसका संधि विग्रहक। संधि विग्रहक कहा जाता था राजा के निजी सचिव को। अगला प्रश्न नंबर 22 आपके सामने। कनौज पर किसका कब्जा था। तो यह कब्जा था आपका गुर्जर प्रतिहार वंश का। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश का यह था कनौज पर कब्जा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 आपके सामने। किस वंश ने बंगाल पर शासन किया। तो यह करने वाला था पाल वंश। ठीक है, पाल वंश था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 आपके सामने। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है देखिए। किस राजा ने दक्कन पर शासन किया। यह करने वाला था राष्ट्रकूट। क्या कौन था? राष्ट्रकूट था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 आपके सामने। किस राज्य का शासक गोपाल था। यह था आपका बंगाल का। ठीक है, किस राज्य का शासक गोपाल था। तो यह था बंगाल का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 आपके सामने। किस वंश का प्रमुख शासक नागभट्ट था। तो नागभट्ट तो था ना गुर्जर प्रतिहार वंश का क्या था? यह शासक था। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 आपके सामने। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को क्यों लूटा था। लूटने का कारण क्या था। धन लूटने के लिए किया था आक्रमण। ठीक है, मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को क्यों लूटा। तो धन लूटने के मानसा से। ठीक है, आक्रमण किया था धन लूटने के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 आपके सामने। किसने गजनबी के आक्रमण से मंदिरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। तो
गजनवी के आक्रमण से मंदिरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी यह किसको दिया गया था? यह दिया गया था राजपूत शासकों को। ठीक है, राजपूत शासकों को दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 आपके सामने 29 है कि किसने सोमनाथ मंदिर की मरम्मत करवाई थी? तो यह कराने वाला था सरदार पटेल। किसने करवाया था? सरदार पटेल ने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 आपके सामने। प्रश्न नंबर 30 है, कौन सा शासक जावा सुमात्रा एवं अपने साम्राज्य का विस्तार कर चुका था? कौन सा शासक जावा सुमात्रा तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर चुका था? तो यह करने वाला था राजेंद्र चोल। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 आपके सामने यह रहा कि किस वंश का संस्थापक विजयालय था? तो यह था आपका चोल वंश का। ठीक है, चोल वंश का संस्थापक था विजयालय, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 आपके सामने है कि कन्नौज के लिए संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो यह था आपका व्यापारिक महत्व। ठीक है, व्यापारिक महत्व। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 33 है कि किस वंश ने भारत पर शासन किया था? तो यह करने वाला था गुर्जर प्रतिहार वंश। किसने किया था? गुर्जर प्रतिहार वंश ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 है कि किस महिला शासक ने कश्मीर पर शासन किया? तो यह करने वाला था दिद्धा। किसने किया था? दिद्धा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 35 आपके सामने। प्रश्न नंबर 35 है, देखिए प्रश्न नंबर 35 है कि तिरुपति मंदिर किस कारण प्रसिद्ध है? तो यहाँ धार्मिक उपहार। आप जान तिरुपति कहाँ है? जानते हैं ना कि दक्षिण राज्य में है, यानी तमिलनाडु में पड़ता है तिरुपति मंदिर। ठीक है, तो तमिलनाडु ना, ये आंध्रा में पड़ता है। तो ये दक्षिण, हमारे भारत के दक्षिणी छोर में है तिरुपति मंदिर। यह है धार्मिक उपहार के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 36 है कि तत्कालीन राजा किस प्रकार की उपाधियां धारण करते थे? तो यह था महाराजाधिराज। महाराजाधिराज का उपाधि धारण करता था तत्कालीन राजा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, राष्ट्रकूट वंश का प्रमुख शासक था? यह था कृष्णराज। राष्ट्रकूट वंश का प्रमुख शासक कौन था? कृष्णराज। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, कौन सा वंश बिहार पर शासन करता था? तो यह था आपका सेन वंश। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है 39 कि गंगाजल लाने का उद्देश्य किस शासक का था? तो यह था राजेंद्र चोल का। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 40, किसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? यह करने वाला था आपका राजेंद्र चोल। अब यहाँ पर चैप्टर 3 यहाँ पर शुरुआत हुआ तुर्क अफगान शासक। तुर्क अफगान शासक। इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, गंगा यमुना का दोआब किसे कहा गया है? यह था गंगा यमुना के बीच की भूमि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 है कि बर्नी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की थी? तो इसका कारण था उच्च पदों पर निम्न वर्गों के लिए नियुक्त करने के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 3 है कि अमीर के रूप में किस वर्ग के लोग शामिल थे? यह था सूबेदार, सेनापति, प्रशासक, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है कि टाका का अर्थ क्या था? उस समय का एक मन अनाज के लिए टाका का अर्थ क्या था? टाका क्या था? उस समय का एक मन आज के कितने वजन के बराबर था? तो यह है 15 किलो। ठीक है, टाका क्या था? टाका क्या था? 1 रुपया था। उस समय का एक मन आज के कितने वजन के बराबर था? तो यह था 15 किलो का। चलते पांचवा प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था से जनसाधारण को क्या लाभ हुआ था? इसका लाभ हुआ था उचित मूल्य पर सस्ती वस्तुएं मिलने लगी थी। अगला प्रश्न चलते प्रश्न नंबर 26 है कि दिल्ली से दौलताबाद जाने में लोगों को किन किन क्षेत्रों से गुजरना पड़ता है? तो यह था रणथंभौर, मांड, चित्तौड़। ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद जाने के रास्ते से यह क्षेत्र गुजरना पड़ता है, रणथंभौर, मांड, चित्तौड़। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, राजधानी परिवर्तन के दौरान नागरिकों को किस प्रकार के कष्ट हुए होंगे?
तो इसका कारण था पानी और खाने पीने की असुविधा, राजधानी के परिवर्तन के दौरान नागरिकों को कष्ट होने का कारण है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। वर्तमान समय में प्रचलित सांकेतिक मुद्रा के विषय में क्या जानकारी है? तो यह है सांस्कृतिक मुद्राओं का मूल्य चांदी के मूल्य से संबंधित। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 9 है, कृषि सुधार एक सरकारी दायित्व है, यह बात किसके समय में उभर कर सामने आई? तो यह आया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक के समय। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 10 आपके सामने। प्रश्न नंबर 10 है कि सल्तनत काल में साधारण किसान एक धनी किसान में क्या अंतर था? तो यह अंतर था धनी किसान के पास बड़ा खेत होता था, यही अंतर था। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है कि दिल्ली की स्थापना किस राजवंश के काल में हुआ था? तो यह था तोमर राजवंश के स्थापना जो है ना, दिल्ली की स्थापना किस राजवंश के काल में हुआ था? तो यह है तोमर राजवंश। प्रश्न आ जाएगा कि दिल्ली का स्थापना किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो यह था तोमर राजवंश। अगला प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 12 है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय किस गुलाम सेनानायक ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की? तो यह था आपका मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है ना दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय किस गुलाम सेनानायक ने किया था? तो यह था मलिक काफूर था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने। मूल्य नियंत्रण की नीति किस सुल्तान ने लागू की थी? यह करने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि दिल्ली के किस सल्तनत ने नहरों का निर्माण करवाया था? तो यह करने वाला था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 15 है। चलिए, यह है मिलान करें, क्योंकि यह किताब का क्वेश्चन है तो मिलान करने वाला एक प्रश्न आ गया है। मिलान करना है। प्रारंभिक तुर्क वंश, पहला था कुतुबुद्दीन। ठीक है, कुतुबुद्दीन था, उसके बाद था जलालुद्दीन, उसके बाद था गयासुद्दीन, उसके बाद था खिज्र वंश, उसके बाद था बहलोल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गयासुद्दीन। ठीक है, क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन था। ठीक है, ऑप्शन मिलाने वाला है, किताब का प्रश्न है, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा गयासुद्दीन। प्रारंभिक तुर्क वंश में इसका ऑप्शन हो जाएगा गयासुद्दीन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत अक्तादारी व्यवस्था का क्या काम था? तो इसका काम था भूमि कर वसूलना। ठीक है, भूमि कर वसूली करना, यह अक्तादारी का काम था। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, सल्तनत काल में लगान व्यवस्था का कौन सा प्रकार था? तो यह प्रकार था अनाज का हिस्सा। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 18 है कि दिल्ली के सुल्तानों की प्रशासनिक व्यवस्था में वजीर का अर्थ क्या था? यह था वित्त विभाग का प्रधान। वित्त विभाग का प्रधान को वजीर कहा जाता था दिल्ली के सुल्तानों के प्रशासनिक समय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 19 है, सल्तनत काल में उपजाए जाने वाले अनाजों को किस प्रकार बांटा गया था? तो यह खरीफ और रबी में बांटा गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 20 है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासन विजय के लिए कितनी बड़ी सेना का गठन किया था? तो 4 लाख सैनिक का गठन किया था, 4 लाख सैनिक का। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 21 है कि फिरोज शाह तुगलक ने कृषि विकास के लिए क्या किया था? तो यह किया था नहरों का निर्माण किया था। ठीक है, नहरों का निर्माण किसने किया था? तो दिल्ली का शासक फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 22 आपके सामने है कि सल्तनत कालीन किसानों की फसलों में कौन सी फसल रबी की होती थी? तो यह था गेहूँ। ठीक है, गेहूँ कैसा फसल है? तो रबी फसल है। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 23 आपके सामने है कि तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन की कौन सी गलती थी? तो यह था आपका धन की कमी। ठीक है, धन की कमी। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 24 है कि तुगलक द्वारा खुरासन विजय की योजना असफल क्यों हुई? तो इसका कारण था आर्थिक कठिनाइयाँ।
अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 25 आपके सामने। प्रश्न नंबर 25 है कि किसानों को भूमि कर के अलावा कौन कौन से कर देना पड़ता था। तो यह देना पड़ता है गृह कर और पशु कर। ठीक है, गृह कर और पशु कर, ये दोनों तरह का कर देना पड़ता था किसानों को भूमि कर के अलावा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 आपके सामने। प्रश्न नंबर 26 है कि अक्तादारी व्यवस्था के अंतर्गत अक्ताओं को क्या प्राप्त होता था। तो यह प्राप्त होता था राजस्व वसूली का भाग, राजस्व वसूली का भाग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 आपके सामने है कि दिल्ली के सुल्तानों की प्रशासनिक व्यवस्था में मुक्ति का कार्य क्या था। तो यह था कानून व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, दिल्ली के सुल्तानों की प्रशासनिक व्यवस्था में मुक्ति का कार्य क्या था। तो यह था कानून व्यवस्था बनाए रखना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 है कि संतलत काल में बलहर किसान कौन होते थे। तो यह होता था छोटे किसान को बलहर कहा जाता था। ठीक है, बलहर। संतलत काल में छोटे किसान को क्या कहा जाता था, बलहर। तो बलहर किसान कौन होते थे, तो छोटे किसान। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 29 है कि दिल्ली की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था। तो क्या करने वाला था, तोमर शासक। ठीक है, दिल्ली की स्थापना किस शासक ने किया था, तो तोमर शासक ने किया था। याद रखिएगा, दिल्ली की स्थापना करने वाला कौन था। तो यह था तोमर शासक। तोमर शासक था। कौन सा शासक, तोमर शासक। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, दिल्ली से दौलताबाद और खुरासन विजय की योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका कारण था सामरिक शक्ति वृद्धि करना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 31, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वधर्म समभाव की नीति अपनाई थी। तो यह था आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सर्वधर्म समभाव की नीति अपनाया था। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 32 कि दिल्ली के सुल्तान ने जनपद के स्थान पर क्या नामकरण किया था। तो यह किया था मौजा। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 33 है कि संतलत काल में साबिल किसका नाम था। तो यह था आपका सार्वजनिक स्नानगार। सार्वजनिक स्नानगार को साबिल कहा जाता था किसके काल में, संतलत काल में। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 34 है अलाउद्दीन खिलजी के समय में शाही मदीना का कार्य क्या था। तो यह था धार्मिक सलाह देना। ठीक है, धार्मिक सलाह देना शाही मदीना का काम था किसके समय में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 35 की तरफ, किस सुल्तान ने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बगीचा का निर्माण कराया था। तो यह कराने वाला था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जो है ना, ये दिल्ली का शासक था, सुल्तान था, और इन्होंने ही दिल्ली के आसपास जो है ना क्षेत्रों में बगीचा का निर्माण करवाया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 36, संतलत काल के किस शासक ने इमाम दीन की उपाधि धारण की थी। तो यह करने वाला था बलबन। ठीक है, बलबन ने इमाम दीन की उपाधि धारण किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 37, मोहम्मद बिन तुगलक ने उज्र कर के तहत किसानों से किस प्रकार का कर लिया। तो यह लिया था भूमि कर। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने उज्र कर के तहत किसानों से किस प्रकार का कर्ज लिया था। तो भूमि कर लिया था। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 38, सुल्तान के काल में 84 का अर्थ क्या था। इसका अर्थ था 84 गांवों का समूह। सुल्तान के समय में 84 का अर्थ था 84 गांवों का समूह। अगला प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 39, तुगलक काल में पानीपत के युद्ध में किसके बीच संघर्ष हुआ था। देखिए, पानीपत का युद्ध जो है ना, या किसके बीच हुआ था। तो तुगलक और बहलूल के बीच में। तुगलक और बहलूल के बीच में, तुगलक काल में। ठीक है, तुगलक काल में पानीपत के युद्ध में किसके बीच संघर्ष हुआ था। तो यह हुआ था तुगलक और बहलूल के। अगला प्रश्न, किस सुल्तान के समय आमदा और खरीजी कोलक के लक्षण थे। तो यह था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, आमदा और खरीजी कोलक के लक्षण थे यह किसके शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अब चलते हैं, आपका अगला अध्याय आ गया। अगला अध्याय आपका है ये अध्याय 4 है मुगल साम्राज्य। आप पढ़ रहे हैं क्लास 7th का
हिस्ट्री चैप्टर 4। इस अध्याय का पहला प्रश्न आपके सामने, लोदी वंश का शासक कौन था? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न और हर परीक्षा में पूछा जाता है। लोदी वंश का संस्थापक यह था आपका इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। अगले प्रश्न नंबर 2, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ये हुआ था 1526 में। 1526 में। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने, किसने दिल्ली पर मुगल शासन की नींव रखी? तो यह था बाबर। दिल्ली पर मुगल शासन का नींव रखने वाला था बाबर। अगला प्रश्न नंबर 4, अकबर ने किस युद्ध में महाराणा प्रताप को हराया? तो चित्तौड़ की युद्ध में। यह आंसर हो जाएगा, चित्तौड़ के युद्ध में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, अकबर के दरबार में कितने दरबारी अमीर थे? तो यह था 51। इसका आंसर हो जाएगा 51 दरबारी अमीर थे। किसके दरबार में? अकबर के। अगले प्रश्न की तरफ मुड़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने शेर शाह के समय में बिहार में राजधानी बनाई? तो यह बनाने वाला था शेर शाह। किसने शेर शाह के समय में बिहार की राजधानी बनाई? तो शेर शाह ही था। ठीक है, शेर शाह ने ही बिहार में राजधानी बनाई थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है कि किसके समय में मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था? तो औरंगजेब के समय में। ठीक है, औरंगजेब के समय में ही मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 8 है कि मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो ये किसके समय में हुआ था? तो औरंगजेब के समय में हुआ था। आगे इसका कारण क्या था? तो कारण था औरंगजेब की दूरदर्शिता। और ये बहुत ही कट्टर और क्रूर था। ठीक है, इसी वजह से ना मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था उसके समय में। यानी औरंगजेब की दूरदर्शिता का कारण ही मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 9 है कि शेर शाह ने कितनी बड़ी संख्या में निर्माण करवाए? तो शेर शाह ने बड़ी संख्या में निर्माण करवाए। बड़ी हो जाएगा यहाँ बड़ी। ये किताब का क्वेश्चन है, इसलिए आपको इस तरह टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो शेर शाह ने कितनी बड़ी संख्या में निर्माण करवाया? तो बड़ी संख्या में निर्माण करवाया था। जैसे शेर शाह का मकबरा हुआ सासाराम में। ठीक है, और उन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड का भी निर्माण करवाया था। तो बड़ी संख्या में निर्माण करवाए थे। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 10 है कि अकबर ने किस क्षेत्र को व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया था? तो यह था गुजरात को। ठीक है, गुजरात को व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया था। यह करने वाला कौन था? अकबर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न है, शेर शाह के बाद मुगलों में कौन कौन से क्षेत्र का अधिकार किया गया? तो शेर शाह के बाद मुगलों ने जो है यह बंगाल और बिहार पर क्या किया था? अधिकार किया था। ठीक है, बंगाल और बिहार पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 12 है, देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 12, किसने दिल्ली में आक्रमण कर तहस नहस कर दिया? किसने दिल्ली में आक्रमण कर तहस नहस कर दिया? तो यह था आपका नादिर शाह। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण करके दिल्ली का क्या किया? तहस नहस कर दिया था। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 13, अकबर के मामा का नाम क्या था? बैरम खां। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर के मामा का नाम था बैरम खां। अगला प्रश्न नंबर 14, किसने अपने भाइयों को मारकर स्वयं बादशाह बनने का मार्ग प्रशस्त किया? यह था औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब ने सभी भाइयों को मार करके स्वयं क्या किया था? गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। अगले प्रश्न नंबर 15, मुगलों ने किसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो यह था आपका राजपूतों के साथ। राजपूतों के साथ मुगलों ने वैवाहिक संबंध किसके साथ स्थापित किया था? यह था राजपूतों के साथ। प्रश्न नंबर 16 है कि बाबर ने दिल्ली पर कब अधिकार किया? तो 1526 में। ठीक है, बाबर ने दिल्ली पर अधिकार कब किया था? 1526 में।
अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, हुमायूं ने दिल्ली पर कब अधिकार किया? तो किया था 1555 में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18, औरंगजेब की मृत्यु हुआ था 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु हुआ था 1707 में। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 19 है, अकबर के समय में मनसबदार किस कार्य के लिए जिम्मेदार था? तो यह था प्रशासन और सैन्य अकबर के समय में मनसबदार के लिए क्या था? जिम्मेदार था। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 20 है, शेर शाह का वास्तविक नाम क्या था? तो उसका वास्तविक नाम क्या था? शेर शाह का वास्तविक नाम था शेर शाह। ठीक है। अगला प्रश्न, चित्तौड़ का शासक कौन था? तो यह था महाराणा प्रताप। चित्तौड़ का शासक कौन था? महाराणा प्रताप। अगले प्रश्न के चलते। प्रश्न नंबर 22 है, अकबर ने युद्ध के बाद राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। अकबर ने युद्ध के बाद राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए रणथंभौर। ठीक है, रणथंभौर से। कहाँ से? रणथंभौर से। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 23, किसने दिल्ली को फतह किया था? तो यह था तैमूर। कौन था? तैमूर था। अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, कि शाहजहाँ के कितने पुत्र था? तो 4 पुत्र था। ठीक है, शाहजहाँ के कितने पुत्र था? 4 पुत्र था। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 25 है, कि शेर शाह ने कितनी बड़ी संख्या में सरायों का निर्माण करवाया था? तो यह था बड़ी संख्या में। ठीक है, बड़ी संख्या इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 26 है, कि मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण आय क्या था? तो यह था भू राजस्व ही था। ठीक है, भू राजस्व ही था इसका महत्वपूर्ण आय का साधन मुगल साम्राज्य के समय। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 27 है, कि बाबर के बाद दिल्ली का शासक कौन बना था? तो बने हुआ था हुमायूं। ठीक है, बाबर के बाद दिल्ली का शासन करने वाला कौन था? तो हुमायूं था। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 28 है, कि शेर शाह की हार के बाद वह कहाँ नौकरी करने लगा था? तो यह मुगलों के यहाँ नौकरी करने लगा। ठीक है, शेर शाह की हार के बाद वह कहाँ नौकरी करने लगा था? मुगलों के यहाँ। प्रश्न नंबर 29 है, किसने मुगलों के कार्यकलापों की निगरानी की? तो यह करने वाला था शेर शाह ने। ठीक है, किसने मुगलों के कार्यकलापों की निगरानी किया था? तो यह था शेर शाह। अगला प्रश्न नंबर 30 है, कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद किसने दिल्ली पर आक्रमण किया? तो यह करने वाला था नादिर शाह ने। ठीक है, नादिर शाह ने किया था मुगल साम्राज्य के पतन के बाद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, शाहजहाँ ने लाल किला कहाँ बनवाया था? तो दिल्ली में। यहाँ से प्रश्न इस तरह बनेगा कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहाँ ने। ठीक है, दिल्ली का लाल किला कहाँ है? तो दिल्ली में है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, शेर शाह ने क्यों अपना मकबरा अपने जीवन काल में बनवाया? तो इसका कारण था अपने उत्तराधिकारियों की योग्यता पर विश्वास न होना। ठीक है, अपने उसका जो उत्तराधिकारी था उसकी योग्यता पर विश्वास न होने के कारण ही शेर शाह ने अपने जीवन काल में मकबरा बनाया था। सासाराम में शेर शाह का मकबरा है। ठीक है, अब चलते हैं। मेरा अगला चैप्टर होगा चैप्टर 6 और चैप्टर का नाम है शहर व्यापारी एवं कारीगर। आप पढ़ रहे हैं क्लास 7 का हिस्ट्री चैप्टर 6। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने, मंदिर बनवाने के लिए शासक, व्यापारी और धनाढ़ लोग कौन सा उद्देश्य रखते थे? तो यह था धार्मिक आस्था का प्रकटीकरण। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 2 है, शहरों में निम्न में से कौन कौन लोग रहते थे? तो ये रहने वाला था व्यापारी, दस्तकार और शिल्पीकारी लोग। ये सब शहर में रहने वाले लोग थे। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 3, व्यापारिक वस्तुओं के यातायात के लिए कौन कौन से साधन उपयोग होते थे? तो यह होता था सड़क, बैलगाड़ी और समुद्री मार्ग। यह सभी जो था ना व्यापारिक वस्तुओं का यातायात का साधन था।
अगले प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 4 है कि 17वीं शताब्दी में भारत में किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी का आगमन हुआ था? तो अंग्रेज, हॉलैंड और फ्रांस, ये 3 यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ था 17वीं शताब्दी में। पहले कौन आया था? अंग्रेज, उसके बाद हॉलैंड, उसके बाद फ्रांस। उसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 5 है कि मंदिर नगर के रूप में निम्न में से कौन सा स्थान सही है? तो यह है तिरुपति। ठीक है, तिरुपति। इसको क्या कहते हैं? मंदिर नगर, मंदिरों का नगर कहा जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 6 है कि 17वीं शताब्दी में भारत में पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी का आगमन हुआ। तो 17वीं शताब्दी में भारत में पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी का आगमन कब हुआ था? 17वीं शताब्दी में भारत में पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी का आगमन कब हुआ? तो यह हुआ था आपका 15वीं शताब्दी में। ठीक है, भारत में पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी का आगमन कब हुआ था? तो 15वीं शताब्दी में हुआ था, 15वीं शताब्दी में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 7 है कि किस वस्तु को भारत से निर्यात किया जाता था? तो यहाँ से मसाला भेजा जाता था। ठीक है, मसाला भेजा जाता था भारत से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 8 आपके सामने। प्रश्न नंबर 8 है कि भारत में आयात की गई वस्तु कौन सी थी? तो ऊनी वस्त्र। ठीक है, ऊनी वस्त्र आयात होता था भारत में। कौन सा वस्तु? तो यह ऊनी वस्त्र। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 9 आपके सामने। प्रश्न नंबर 9 है कि भारत में कौन से वस्त्र को निर्यात किया जाता था? तो यह किया जाता सूती कपड़ा। ठीक है, भारत से सूती कपड़ा भेजा जाता था, दूसरे देशों में भारत में ऊनी वस्त्र आता था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 10 आपके सामने। प्रश्न नंबर 10 है कि मध्यकालीन भारत में नील किसके साथ निर्यात किया जाता था? तो यह था जड़ी बूटी। जड़ी बूटी। मध्यकालीन भारत में नील किसके साथ निर्यात किया जाता था? तो जड़ी बूटी के साथ। ठीक है, अगले प्रश्न के चलते प्रश्न नंबर 11 है कि व्यापारिक वस्तुओं के समुद्री मार्ग का उपयोग मुख्य कारण व्यापारिक वस्तुओं के समुद्री मार्ग के उपयोग का मुख्य कारण क्या था? तो यह था आपका तटीय क्षेत्र। ठीक है, व्यापारिक वस्तुओं के समुद्री मार्ग के उपयोग का मुख्य कारण था इसका तटीय क्षेत्र। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि 17वीं शताब्दी में भारत में कौन सा यूरोपीय व्यापार आया था? तो ये आने वाला था डच। 17वीं शताब्दी में भारत में कौन सा यूरोपीय व्यापार आया था? तो डच आया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि शासकों ने मंदिर क्यों बनवाया था? तो इसका कारण था धार्मिक आस्था का प्रदर्शन करना। ठीक है, धार्मिक आस्था का प्रदर्शन करने के लिए शासकों ने मंदिर बनवाया था। अगले प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 14 है कि मध्यकालीन भारत में आयात की जाने वाली वस्तु क्या था? तो यह था आपका चांदी। प्रश्न नंबर 15 है कि यूरोपीय व्यापारी भारतीय माल को क्यों सीधे खरीदना चाहते थे? तो इसका कारण था मध्यस्थता की कमी के लिए। मध्यस्थता की कमी के लिए ही यूरोपीय व्यापारी भारतीय माल को सीधे खरीदना चाहता था। अगले प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 16 है कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों किस वस्तु पर ध्यान केंद्रित करती थी? तो यह था आपका कपड़ा। ठीक है, कपड़ा। अगले प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 17 है कि 17वीं शताब्दी में भारत में कौन से यूरोपीय व्यापारिक कंपनी का आगमन हुआ? तो यह था आपका इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस। ठीक है, ये सब आया था 17वीं शताब्दी में। यूरोपीय कंपनी सब था इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस। ये 3 कंपनी जो है ना यूरोपीय व्यापारिक कंपनी हमारे भारत में आया था। कब? 17वीं शताब्दी में। ये 3 यूरोपीय कंपनी। ठीक है, इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस। अगले प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 18 है वाणिज्यिक नगर के रूप में कौन से नगर के रूप में निम्न में से कौन सा स्थान सही है? तो यह है आपका पटना। वाणिज्यिक नगर के रूप में निम्न में से कौन सा स्थान सही है? तो यह हो जाएगा पटना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है किस वस्तु को भारत से आयात किया जाता था? तो यह था ऊनी वस्त्र को। ठीक है, ऊनी वस्त्र को।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने प्रश्न नंबर 20 है कि व्यापारिक वस्तुओं के लिए कौन कौन से साधन उपयोग होते थे। तो ये होने वाला था आपका समुद्री जहाज और बैलगाड़ी से, ठीक है। इसी से वस्तुओं को भेजा जाता था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 है कि भारत में बंदरगाह नगर के रूप में कौन सा स्थान सही है। तो यह है आपका गोवा, ठीक है, गोवा। प्रश्न नंबर 22 है कि मध्यकालीन भारत में आयात की जाने वाली वस्तु कौन सी है। तो यह आपका है हाथी दांत, ठीक है। मध्यकालीन भारत में आयात की जाने वाली वस्तु था यह हाथी दांत था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 है कि तीर्थ स्थल के रूप में निम्न में कौन सा स्थान सही है। तो यह है तिरुपति, ठीक है। तिरुपति मंदिरों का नगर कहते हैं इसको, तिरुपति को, और यह तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 आपके सामने है। यूरोपीय व्यापारियों ने किस प्रकार से भारतीय व्यापार को प्रभावित किया। तो इसका आधार था आपका प्रभावित करने का, यह था सीधे व्यापार करने लगा था, ठीक है। यूरोपीय व्यापारियों ने भारत में जो है ना सीधे व्यापार करने लगा था, इसलिए भारतीय व्यापार पर क्या हुआ, प्रभाव पड़ा था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सीधे व्यापार करने के कारण। प्रश्न नंबर 25 है कि 17वीं शताब्दी में भारत में कौन कौन से यूरोपीय व्यापारिक कंपनी का आगमन हुआ था। तो अंग्रेज और हॉलैंड हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 है प्रशासनिक नगर के रूप में कौन सा स्थान सही है। तो ये है आपका दिल्ली, प्रशासनिक नगर के रूप में यह दिल्ली हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 भारत में तीर्थ स्थल के रूप में कौन सा स्थान सही है। तो यह है तिरुपति। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 28 है 17वीं शताब्दी में भारत में आने वाले कौन कौन से व्यापारिक कंपनी का आगमन हुआ था। तो यह हुआ था आपका इंग्लैंड, डच, फ्रांस। उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये सभी कंपनी जो है ना यह 17वीं शताब्दी में भारत आने वाला कंपनी है, ठीक है। प्रश्न नंबर 29 की ओर चलते। प्रश्न नंबर 29 है कि मध्यकालीन भारत में निर्माण की वस्तुएं कौन कौन सी थी। तो यह था सूती, कपड़ा और मसाला, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 30 है और लास्ट प्रश्न है कि भारत में मंदिर नगर के रूप में कौन सा स्थान सही है। तो यह तिरुपति है, ठीक है, तिरुपति। अब चलते हैं, हमारा अगला पार्ट होगा, अगला चैप्टर आपका है सामाजिक सांस्कृतिक विकास। यह चैप्टर है क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर 7 और यह लास्ट चैप्टर है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न यहाँ आपके सामने है। एक इस्लाम धर्म में कौन सी पहनने की चीज़ भारत में लाई गई थी। तो यह था आपका कुर्ता पैजामा, ठीक है। कुर्ता पैजामा जो है ना यह इस्लाम धर्म से भारत में लाया गया था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि मोहम्मद गजनवी के साथ कौन सा विद्वान भारत आया था। तो यह आने वाला था अल बिरूनी आया था मोहम्मद गजनवी के साथ भारत में आने वाला था अल बिरूनी, ठीक है। मोहम्मद गजनवी के साथ आने वाला यही था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत में कुर्ता पैजामा का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था। तो यह मुसलमानों के शासनकाल में, ठीक है, मुसलमानों के शासनकाल में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि मुईउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। तो यह आपका अजमेर में है, ठीक है। कहाँ पर है, अजमेर में। प्रश्न नंबर 5 है कि अलवार और नैनार किस क्षेत्र के भक्त संत थे। तो यह था आपका दक्षिण भारत का संत था अलवार और नैनार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है सूफी संतों का प्रभाव किस भाषा के विकास पर पड़ा। तो उर्दू भाषा के विकास के कारण सूफी संतों के भाषा पर प्रभाव पड़ा था। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 7 है कि शंकराचार्य ने कितने मठों की स्थापना की। तो कितना किया था, 4 किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 8 है कि भारत में मिली जुली संस्कृति का विकास किस शासक के आने के बाद हुआ था। तो यह था हुआ मोहम्मद गोरी, ठीक है। मोहम्मद गोरी के आने के बाद जो है ना भारत में मिली जुली संस्कृति का विकास हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि कबीर के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में है। तो यह आपका बीजक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीजक। कबीर के उपदेश का संकलन किस ग्रंथ में है। तो बीजक ग्रंथ में, बीजक।
अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न 10 है कि दरिया साहब का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो यह था आपका बिहार। ठीक है, दरिया साहब का कार्य क्षेत्र था बिहार। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है कि मनेरी साहब का मज़ार कहाँ है? तो यह आपका है बिहार शरीफ में। मनेरी साहब का मज़ार कहाँ है? बिहार शरीफ में। अगला प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 12 है कि महाराष्ट्र के भक्त संतों ने किस चीज़ का विरोध किया था? तो यह जाति पाति का विरोध किया था महाराष्ट्र के भक्त संतों ने। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 13 है कि शंकराचार्य का कौन सा मठ उत्तर भारत में है? तो यह है बद्रिका आश्रम। बद्रिका आश्रम। और शंकराचार्य ने कितने मठों का निर्माण किया था? तो 4। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 14 है कि निर्गुण भक्त संत किस प्रकार की ईश्वर में विश्वास करते थे? तो यह है निरंकार। ठीक है, निरंकार। निर्गुण भक्त संत कैसा होता है? निरंकार होता है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है कि भारत में भक्ति आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ? तो ये हुआ था दक्षिण भारत में। ठीक है, दक्षिण भारत में सबसे अधिक जो है ना भक्ति आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो भारत में भक्ति आंदोलन सबसे अधिक किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह दक्षिण भारत में हुआ था। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 16 कि शंकराचार्य के मठों की स्थापना किस सदी में हुआ था? तो यह हुआ था आपका 11वीं सदी में। 11वीं सदी में हुआ था। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 है कि भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण संत कौन थे? तो यह था कबीर। ठीक है, कबीर था। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 18 है कि सूफी संतों के प्रति हिंदुओं का सम्मान कैसा था? तो सूफी संतों के प्रति हिंदुओं का सम्मान जो था यह ज़्यादा था। ठीक है। सूफी संतों के प्रति हिंदुओं का सम्मान कैसा था? तो ज़्यादा था। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 19 है कि भारत में कागज़ का आविष्कार किसने किया था? तो फारसियों ने किया था। किसने किया था? फारसियों ने किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 20 है कि पायजामा और अचकन का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो यह मुस्लिम ने किया था। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 है कि भारत में भक्ति का कौन सा मार्ग पुनर्जन्म से मुक्ति का साधना मानता है? तो यह आपका है भक्ति मार्ग। ठीक है, भक्ति मार्ग जो है ना भारत में भक्ति का पुनर्जन्म से मुक्ति का साधन है। ठीक है। प्रश्न नंबर 22 है कि अलबुर्नी ने कौन सी पुस्तकें लिखी थी? यह था किताब उल हिंद लिखा था। ठीक है, किताब उल हिंद लिखा था अलबुर्नी ने। ठीक है, अलबरुनी था। ठीक है, अलबरुनी ने कौन सा किताब लिखा था तो यह था किताब उल हिंद। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 है अलबुर्नी जो है ना, अलबरुनी किसके साथ आया था? तो मोहम्मद किसके साथ आया था बताइए? गजनबी के साथ आया था। ठीक है, मोहम्मद गजनबी के साथ। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 23 है कि तुर्क अफगानों के साथ बौद्धिक संपर्क कब शुरू हुआ था? तो यह हुआ था आपका 13वीं सदी में। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 24 है। प्रश्न नंबर 24 है कि कबीर ने किस धर्म की ढकोसलाबाजी की आलोचना किया था? तो यह था हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म, दोनों धर्म की जो है ना ढकोसलाबाजी की आलोचना किया था कौन? कबीर। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 25 है कि भारत में पायजामा किसके आगमन से शुरू हुआ था? तो यह था मुसलमानों के। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 26 है कि निर्गुण भक्त संतों ने किस चीज़ का विरोध किया था? तो जाति पाति का विरोध किया था। ठीक है, और निर्गुण भक्त संतों में सबसे पहले कबीर था। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 27 है कि मनेरी साहब ने किस भाषा में पत्र लिखे? तो फारसी भाषा में। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 28 है कि भारत में भक्ति आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था समाज सुधार। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 29 है कि शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो अद्वैतवाद का। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 30 है कि भारत में मिली जुली संस्कृति का विकास किसके बाद हुआ? तो ये हुआ था मोहम्मद घोरी के बाद। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 8 है कि क्षेत्रीय संस्कृतियों का उत्सव, तो ये हो जाएगा 11वीं शताब्दी में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 2 है, एक मिनट। अच्छा, अब यहाँ पर चैप्टर समाप्त हुआ।
ठीक है। चैप्टर 7 समाप्त हुआ। अब यहाँ पर मेरा नेक्स्ट चैप्टर है, यहाँ पर आ गया आपका चैप्टर 8, ठीक है। चैप्टर 8 आ गया आपका। चैप्टर का नाम है क्षेत्रीय संस्कृति का उत्कर्ष, ठीक है। चैप्टर 8 है, क्लास 7th का हिस्ट्री चैप्टर 8 है, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, उर्दू की उत्पत्ति किस शताब्दी में हुआ था? 11वीं शताब्दी में। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 2 है, उर्दू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शिविर। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न 3 है, तुलसीदास ने कौन सी रचना किया था? तो रामचरितमानस का, ठीक है। रामचरितमानस तुलसीदास। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 की पहाड़ी चित्रकला किस क्षेत्र से संबंधित हुई? तो यह हुआ था आपका उत्तर पश्चिमी हिमालय, ठीक है, उत्तर पश्चिमी हिमालय। अगला प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 5 है कि हाजमा नामा क्या है? तो यह आपका है एल्बम, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 6 है कि ढोला मारूहा किस प्रकार का काव्य है? तो यह आपका लौकिक। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 7 है कि अब्दुल रहीम खान खाना किस काल के कवि थे? तो यह था मुगल काल के कवि था। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 8 आपके सामने। प्रश्न नंबर 8 है कि गज़ल और कव्वाली में अंतर क्या है? तो ये अंतर है कि गज़ल श्रृंगार रस में होती है, ठीक है। गज़ल कहाँ होता है? श्रृंगार रस में। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 9 है कि किस भाषा को मिश्रित भाषा कहा जाता है? तो ये आपका उर्दू भाषा है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है, देखिए। प्रश्न नंबर 10 है कि कौन से शासक ने रामायण और महाभारत का बंगला में अनुवाद कराया था? तो ये कराने वाला था नुसरत शाह, ठीक है। कौन था? नुसरत शाह था। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने कि भोजपुरी भाषा का लेखन कब से शुरू हुआ? तो ये कबीर के समय से हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 12 है कि 11वीं शताब्दी में उर्दू का क्या नाम था? तो इसका नाम था हिंदवी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 13 आपके सामने। प्रश्न नंबर 13 है कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया था? तो ये हिंदी भाषा में लिखा गया था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है कि दक्षिण भारत में उर्दू को क्या कहा जाता था? तो दक्कनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दक्कनी। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 15 है कि अकबर के दरबार के प्रसिद्ध गायक कौन था? तो यह था आपका तानसेन था, ठीक है। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध गायक कौन था? तानसेन, ठीक है। तानसेन किसके दरबार में रहता था? अकबर के दरबार में। प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16 है कि बिहार में कौन से शहर संगीत के प्रमुख क्षेत्र थे? तो यह था पटना, गया, आगरा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 17 है कि शिविर का शाब्दिक अर्थ किस भाषा में होता है? तो यह होता है उर्दू भाषा में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 18 है कि कव्वाली किस प्रकार की गायन शैली है? तो यह है सूफी। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 19 आपके सामने। प्रश्न नंबर 19 है कि बंगला भाषा में रामायण का अनुवाद किसने करवाया था? तो यह करवाया था नुसरत शाह ने, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 20 है कि किस कवि ने सूरसागर की रचना की? तो यह था सूरदास ने। सूरदास ने सूरसागर की रचना किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 21 है कि हज्जा नाम किसका चित्र संग्रह है? तो यह है मुगल काल का, ठीक है। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने। प्रश्न नंबर 22 है कि मीराबाई ने किस भाषा में गीत गाए? तो यह था राजस्थानी भाषा में, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 23 है कि उर्दू की लिपि किसकी है? तो यह है आपका है फारसी का, ठीक है। उर्दू की लिपि किसकी है? तो फारसी का है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, उर्दू का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है शिविर। अगला प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 25 की ओर। प्रश्न नंबर 25 है कि दक्षिण भारत में तमिल और मलयालम भाषाओं का विकास कब हुआ? तो यह हुआ था आपका 8वीं से 10वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। दक्षिण भारत में तमिल और मलयालम भाषाओं का विकास कब हुआ था? तो यह हुआ था 8वीं से 10वीं शताब्दी। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 26 है किस काल में उर्दू को हिंदवी नाम दिया गया? तो यह दिया गया था 14वीं शताब्दी में। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 27 है कि कौन सा चित्रकला संग्रह मुगल काल में बना? तो यह बना था हज्जानामा, ठीक है। हज्जानामा चित्रकला जो है यह मुगल काल में बना था, ठीक है। प्रश्न नंबर 28 है कौन से चित्रकार औरंगजेब के काल में चले गए थे? तो यह था जसवंत और दशावन, ठीक है। जसवंत और दशावन जो है ना औरंगजेब के काल में चले गए थे। ये दोनों कौन था? ये दोनों था चित्रकार था, ठीक है, जसवंत और दशावन।
प्रश्न नंबर 29 आपके सामने, संगीतमय काव्य किस शताब्दी से रचा गया? तो यह रचा गया था 17वीं शताब्दी। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 30 आपके सामने। प्रश्न नंबर 30 है कि भोजपुरी महाकाव्यों में कौन से प्रसिद्ध है? तो ये आपका है बटोहिया और फिरंगिया। ये क्या है? भोजपुरी महाकाव्यों में प्रसिद्ध है बटोहिया और फिरंगिया। अब यहाँ पर चलते हैं, मेरा लास्ट चैप्टर है इस अध्याय का, चैप्टर 9 है, क्लास 7th का हिस्ट्री, चैप्टर 9, और यह लास्ट अध्याय है आपके पाठ, आपके किताब का। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। स्वायत्त राज्य किसे कहा जाता है? तो कहता इसको कहा जाता है वह राज्य जो अपने प्रशासनिक निर्णय स्वयं ले, उसको कहते हैं स्वायत्त राज्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, तकावी ऋण का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था उपज को बढ़ाना। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 3 है कि ठेकेदारी व्यवस्था क्या थी? तो यह था भूमि कर वसूली की एक प्रणाली। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 4, चौथ किसे कहा जाता था? तो इसको कहा, यह है कृषि उपज का एक हिस्सा, जिसको क्या कहा जाता था? चौथ। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 5 है कि सरदेशमुखी क्या था? तो यह था उपज का एक हिस्सा। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 6 है कि मुगलों का उत्तराधिकारी राज्य में कौन सा राज्य आता है? तो यह आता था अवध। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 7 है कि बंगाल में स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने किया था? तो यह करने वाला था मुर्शिद कुली खां। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 8 है कि सिखों के एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में किसने परिवर्तित किया? तो यह था गुरु गोविंद सिंह, सिख धर्म के संस्थापक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि शिवाजी ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना किस वर्ष की? तो 1674 में किया था। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 10 है कि मराठा परिसंघ का प्रमुख कौन था? तो यह था आपका पेशवा। प्रश्न 11 है कि ठेकेदारी प्रथा किससे संबंधित थी? तो यह था आपका भू राजस्व प्रशासन। ठीक है, भू राजस्व प्रशासन से। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 12 है कि सरदेश मुखी किससे संबंधित था? तो यह था आपका मराठा से। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 13 है कि निजाम उल मुल्क किससे संबंधित था? तो यह था आपका हैदराबाद से। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 14 है कि सूरजमल किससे संबंधित था? तो यह था आपका जाट से। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 15 है कि 1707 में ईस्वी में क्या हुआ था? तो ये औरंगजेब का मृत्यु हुआ था। ठीक है, 1707 में। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 16 है कि शिवाजी ने अपने राज्य में कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था कायम की? तो क्या था? 8 मंत्री का। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 17 है कि पेशवा कौन था? तो यह था प्रधानमंत्री। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 18 है कि मराठा क्षेत्र का प्रमुख कौन था? तो यह था आपका पुणे। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 19 है कि प्रश्न नंबर 19 है कि जाट राज्य की स्थापना किसने किया था? तो यह था आपका सूरजमल ने किया था। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 20 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 20 है कि सिखों ने 19वीं शताब्दी में कौन सा राज्य बनाया? तो यह था पंजाब। ठीक है। मुगलों के सूबेदार कौन से राज्य थे? मुगलों के सूबेदार कौन से राज्य थे? तो यह था आपका बंगाल, अवध और हैदराबाद। ये सभी जगह मुगल का शासन था। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 22 है कि मुगलों के मनसबदार कौन से राज्य थे? तो यह था आपका राजपूताना क्षत्रिय राज। प्रश्न नंबर 23 है कि शिवाजी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1627 में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि प्रश्न नंबर 24 है कि शिवाजी के कितने मंत्री था? तो 8 मंत्री था। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 25 आपके सामने। प्रश्न नंबर 25 है कि पेशवा के अधीन मराठा शक्ति का विकास किसके शासनकाल में हुआ? किसके कारण हुआ था? तो यह हुआ था पेशवा। ठीक है। पेशवा के अधीन मराठा शक्ति का विकास पेशवा के कारण हुआ था। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 26 आपके सामने। प्रश्न नंबर 26 है कि बंगाल को स्वतंत्र राज्य बनाने में किसका हाथ था? तो यह था आपका मुर्शिद खां और अलवर्दी खां दोनों का। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 27 है कि सिखों ने किसके नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य का गठन किया था? तो यह था रंजीत सिंह के। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 28 की जाट राज्य की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह था सूरजमल के नेतृत्व में। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 29 है कि किसने अपनी राज्याभिषेक राजगढ़ के किले में किया? तो यह करने थे शिवाजी के। ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा? शिवाजी। प्रश्न नंबर 30 है कि कौन सा राज्य मुगल साम्राज्य के खंडहर पर स्थापित हुआ? तो यह था बंगाल। क्या था? बंगाल था। अगला प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर
और यहाँ पर प्रश्न समाप्त हुआ। तो आज पढ़े क्लास 7 का हिस्ट्री चैप्टर 1 से 9। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और दोस्तों